मैं बरगद का पेड़ बन के जवानी को छाँव बांटता रहा, लेकिन मेरे अपने ही मुझे रोज थोड़े थोड़े काटता रहा। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो एक टाइम पे मार्केट को लीड कर रहा था, एक ऐसा कंपनी जो अपने टाइम पे सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी था, एक ऐसा कंपनी जो इंडिया में सबसे टॉप रैंकिंग पे चल रहा था, एक ऐसा कंपनी जो वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग के मामले में शामिल था। दोस्तों, क्या हुआ उस कंपनी के साथ जो कि 9,000 करोड़ की घाटे में चला गया? जी हाँ दोस्तों, आज हम बीएसएनएल की पूरी हिस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शुरू से अंत तक जो बीएसएनएल के साथ गुजरा है उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप एक भारतीय हैं तो बस एक भारतीय के नाते से आप इस वीडियो को बस पूरा देखिएगा। आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा क्या हुआ बीएसएनएल के साथ, कैसे कुछ नेताओं ने मिल के बीएसएनएल को डुबाने का प्रयास किया गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुपेश कुमार, स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजभर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीएसएनएल का स्थापना सितंबर 2000 में किया गया और दोस्तों इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टेलीग्राफी यानी टेलीकॉम सेक्टर का पुराना इतिहास क्या था। दोस्तों, इसका शुरुआत होता है ब्रिटिश एरा से। जिस समय हमारे भारत में ब्रिटिश का राज चल रहा था, उसी टाइम से टेलीकॉम भारत में लाया गया। दोस्तों, पहला बार टेलीग्राफ एक्ट आया 1851 में। उसके बाद दोस्तों 1854 में जब टेलीग्राफ एक्ट आया गया तो उसको पब्लिकली यूज करने के लिए लागू कर दिया गया। और दोस्तों इंडिया में पहली बार टेलीग्राफ एक्ट लाया गया 1885 में, जिसमें दोस्तों इंडिया को ये राइट दिया गया कि यहाँ पे भी अब टेलीग्राम यूज किया जा सकता था। दोस्तों 1885 के बाद हमारे पोस्ट और टेलीग्राफ एक साथ काम करता था, यानी टेलीग्राफ वो जो लैंडलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता था और पोस्ट जो कि पत्र भेजने का काम यानी पत्र रिसीव करना और सेंड करने का काम किया करता था। उसके बाद दोस्तों 1875 में डिपार्टमेंटल ऑफ टेलीकॉम सेक्टर को अलग कर दिया गया, यानी पोस्ट अलग और टेलीकॉम सेक्टर अलग। टेलीकॉम सेक्टर का काम ये था कि पूरे देश में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो कि दोस्तों लगभग यही मनसा पूरा भी हुआ है। उसके बाद दोस्तों 1885 में MTNL लाया गया, यानी महानगर टेलीकॉम लिमिटेड लाया गया। अब इसमें दोस्तों बोला जाता है कि जितने भी हमारे देश के महानगर हैं वहाँ पे टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करना। उसके बाद दोस्तों 1990 में टेलीकॉम सेक्टर को पब्लिकली आउट किया गया, यानी वहाँ से हमारे देश में कोई भी अलग कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में आके एंट्री कर सकता था, यानी एयरटेल, जैसे अभी के प्राइवेट कंपनी एयरटेल, जियो, इसी तरह की कंपनी आके हमारे टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री कर सकता था। उसके बाद दोस्तों सितंबर 2000 सन में बीएसएनएल की स्थापना किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे पूरे देश में गांव से लेकर शहर तक टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा देना था। बीएसएनएल का पहला CEO डॉक्टर BPS सारथी थे और दोस्तों हमारे अभी का CEO 2019 में बना प्रवीण कुमार पोरवार हैं। दोस्तों हमारे बीएसएनएल के द्वारा बहुत सारे सर्विसेज ऑन किए जाते हैं, जो कौन कौन से सर्विस है मैं अभी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला है CDMA मोबाइल्स, दूसरा लैंडलाइन सर्विस, तीसरा GSM मोबाइल्स, चौथा GPRS, पांचवा करियर सर्विसेज, छठा बीएसएनएल लैंडलाइन, सातवां BPNL, आठवां BPN, नौवां BSAT, 10वां इन सर्विसेज, 11वां VoIP सर्विसेज। ये सब दोस्तों सर्विसेज हमारे बीएसएनएल के द्वारा ऑन किए जाते थे उस टाइम पे। दोस्तों 2000 में बीएसएनएल अलग होकर लेट रामविलास पासवान जी के अंदर में काम करना शुरू किया और 2004 तक भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंपनी बन गया। 2005-6 के बीच में भारत का पहला सबसे बड़ा कंपनी बन गया। दोस्तों कुछ इनके प्रॉफिट के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों 2002 से 2003 के बीच में 2000 करोड़ की अर्न किया है प्रॉफिट। 2003 से 2004 के बीच में 3000 करोड़ की प्रॉफिट अर्न किए हैं और 2004 से 2005 के बीच में 3600 करोड़ की प्रॉफिट अर्न किए हैं। 2004 में दयानिधि मरन जी को टेलीकॉम मिनिस्ट्री बनाया गया, दोस्तों इस उम्मीद से कि टेलीकॉम सेक्टर को और आगे बढ़ाया जाए। लगभग 1.5 साल तक टेलीकॉम सेक्टर अच्छा प्रोग्रेस करता रहा, लेकिन दोस्तों इसके बाद जो टेलीकॉम सेक्टर में बेड़ा गर्क हुआ, यानी जो बीएसएनएल कंपनी का दिन खराब होना स्टार्ट हुआ, सो शायद अभी तक
उभरने का नाम नहीं लिया जाए। दोस्तों 2006 के बाद मिनिस्टर के द्वारा टेलीकॉम सेक्टर के ऑफिसरों का मिसयूज करना शुरू कर दिया गया, ताकि उनके भाई का जो सन नेटवर्क नाम की जो कंपनी थी उसमें अनलीगल तौर पे इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद दोस्तों 323 टेलीकॉम कनेक्शन को अनलीगल तौर पे सन टीवी कंपनी को प्रोवाइड किया जाने लगा। दोस्तों इससे बीएसएनएल को भारी नुकसान हुआ और दोस्तों इसमें कुछ सीबीआई जांच भी हुआ। इस केस में साबित हुआ कि मिनिस्टर के द्वारा अपने भाई की कंपनी सन टीवी नेटवर्क नाम की कंपनी को 323 कनेक्शन को अनलीगल तौर पे वहां पे देने का काम किया गया। दोस्तों इस स्कैम के बाद बीएसएनएल को 1500 करोड़ का घाटा लगा, यानी नुकसान हुआ। इससे दोस्तों बीएसएनएल बहुत ही चूर हो चुका था। इस केस में दोस्तों मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ गया दोस्तों, लेकिन बीएसएनएल फिर से संभलने का प्रयास किया। 2006 में वी मैक्स नाम की टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने का प्रयास किया गया। वी मैक्स टेक्नोलॉजी में ये था कि 4th जनरेशन का टेक्नोलॉजी था। इसमें दोस्तों हमारे 3G को लॉन्च करने का प्रयास किया गया। दोस्तों भारत में सबसे पहले 3G लॉन्च करने का काम बीएसएनएल कर रही थी। दोस्तों उस समय के टेलीकॉम मंत्री ए राजा के द्वारा बीएसएनएल के इतने बड़े घाटे के बाद ये चीज़ को और आजमाने का प्रयास नहीं किया गया। दोस्तों इस चीज़ को हरी झंडी नहीं मिला, ताकि उस टाइम पे बीएसएनएल 3G लॉन्च नहीं कर पाए। इसके बाद दोस्तों बीएसएनएल उभरने का काफ़ी प्रयास करता रहा, लेकिन दोस्तों 2007 में प्राइवेट कंपनियों के द्वारा वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया गया और पूरे देश में प्राइवेट कंपनियां 3G पे काम कर रही थी, 3G लॉन्च करने का काम कर रही थी, 3G लॉन्च करने वाली थी। दोस्तों इसके बाद बीएसएनएल बहुत ही पीछे चला जा रहा था, लेकिन दोस्तों 2009 में बीएसएनएल फिर एक प्रयास किया और वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने का अनुमति टेलीकॉम मिनिस्ट्री से ले लिया और उसका टेंडर भी पास आउट किया। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि जिसको डुबाने के लिए पूरा समाज लगा हो वो कैसे उभर पाएगा। दोस्तों टेंडर में भी स्कैम कर दिया गया। टेंडर में स्कैम ये था कि हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर के जितने भी टेंडर पास आउट किया गया था उसमें जितने भी टेंडर लेने वाले लोग थे, यानी कंपनी ना लेके जो पर्सनल मिले जुले लोग थे, मिनिस्टर के पर्सनल मिले जुले लोग थे, पर्सनल मिले जुले ठेकेदार थे, उसको टेंडर दे दिया गया और वहां पे भी काफी बड़ा घोटाला का सामना करना पड़ा बीएसएनएल को। दोस्तों 2007 से 2010 के बीच बीएसएनएल के द्वारा 13 बार टेंडर पास आउट करने किया गया, लेकिन दोस्तों किसी न किसी कारणवश टेंडर को रोक दिया जाता था। यानी कभी स्कैम हो जाता था, कभी कोई चीज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिलता था सरकार को, कभी कोई चीज़ का और नहीं मिलता था। किसी न किसी कारणवश 13 बार टेंडर को रोक दिया गया। इस बीच दोस्तों हमारे देश में इस समय हमारे देश में 3G टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा था। प्राइवेट कंपनियों के द्वारा 3G बढ़ चढ़ के प्रमोट किया जा रहा था। 3G प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बहुत ही सस्ते दामों में दिया जा रहा था। लेकिन दोस्तों 2010 में फिर से एक स्कैम सामने आया। स्कैम ये था कि टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा के द्वारा 2G अपने दोस्तों की कंपनी में बहुत ही सस्ते दामों में दिया जा रहा था, जो कि दोस्तों वहां पे फिर बीएसएनएल को नुकसान का सामना करना पड़ा। उसके बाद दोस्तों फाइनली 2013 में बीएसएनएल वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर पाया। आप दोस्तों समझ सकते हैं, जो बीएसएनएल 2006 में वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर रहा था वही बीएसएनएल 2013 में आके वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। उसमें दोस्तों बीएसएनएल अपना 3G पे भी काम करने लगा और अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का भी काम करने लगा। उस बीच दोस्तों फिर एक लापरवाही सामने आया। लापरवाही क्या था कि पूरे देश में प्राइवेट सेक्टर वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, जिसका की स्पीड था 2.2 गीगाहर्ट्ज, लेकिन दोस्तों बीएसएनएल को 3G के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया गया, जो कि दोस्तों ये भी एक लापरवाही सामने साबित आती है बीएसएनएल को ग्रो ना करने के लिए। दोस्तों एक टाइम पे बीएसएनएल 80% मार्केट पकड़ बनाया हुआ था, वही बीएसएनएल अभी 10% पे आके अटका है। जो दोस्तों टेलीकॉम कंपनी, भारत का टेलीकॉम कंपनी लगभग 100% लैंडलाइन प्रोवाइड करता था, वही कंपनी दोस्तों अभी 70% पे आके अटका है। दोस्तों एक टाइम पे कंपनी बहुत बड़ी प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन वही कंपनी अभी दोस्तों 90,000 करोड़ की घाटे में चली गई है। दोस्तों इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनको सही टाइम पे सैलरी नहीं मिल पाता। इस कंपनी के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जितने जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनको सही से सैलरी नहीं मिल पाता है। दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश के
जितने भी भ्रष्ट नेता थे वो सब सामने इनको डुबाने का प्रयास किया गया। दोस्तों सोचना हम लोगों को है कि कैसे बीएसएनएल को फिर से आगे लाया जाए। दोस्तों बीएसएनएल को आगे लाना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि दोस्तों आप देख लेते हैं हमारे जितने भी प्राइवेट कंपनी है वो अपने मनमानी के अनुसार बढ़ चढ़ के प्राइस को हाइक करते जा रहा है। अगर बीएसएनएल हमारे सामने रहता है तो एक डर बना हुआ रहेगा कंपनी को कि हमारे बीच में कोई कॉम्पिटिटिव है जो कि प्राइस कम करके भी चल रहा है, तो इनका नेटवर्क ना लेके हम लोग बीएसएनएल का नेटवर्क यूज करेंगे। अब दोस्तों बीएसएनएल भी बहुत प्रयास कर रहा है कि अपने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए। बहुत ही शहरों में दोस्तों बीएसएनएल लॉन्च करने का बात 4G लॉन्च करने का बात भी सामने आया। और हाँ दोस्तों, मैंने जितने भी आपके सामने डाटा रखा है वो सारे डाटा प्रमाणित है, मुझे बीएसएनएल के साइट से और बहुत सारे न्यूज़पेपर के कटिंग से मिला है। दोस्तों आप जाके चेक भी कर सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल में बहुत सारे आर्टिकल ऐसा छपा हुआ है जो कि इससे संबंधित है। हमारे जितने भी स्कैम हुए हैं उन पे सभी स्कैम पे सीबीआई जांच हुआ है, जो कि बहुत सारे स्कैम पे अभी जांच चल रहा है। बहुत सारे स्कैम को सामने लाया गया है, तो सीबीआई के द्वारा ये सब पुख्ता जानकारी लाया गया है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन पूरी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी क्लियरली समझ आए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन सभी ग्रुप में शेयर करें जो कि जिसमें कि हमारे टीचर, हमारे स्टूडेंट रहते हैं, हमारे आने वाले भविष्य रहते हैं, जो कि इन सब चीज़ों को समझ सके। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं किसी और में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।